नमस्कार मेरे सभी प्यारे और लाडले फौजी भाइयों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है साइंस की इस धमाकेदार श्रृंखला में। दोस्तों, आप जैसा सभी जानते हैं कि मैं इस श्रृंखला में 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपको कवर करवा रहा हूं। साइंस से जितने भी प्रश्न एग्जाम में आपके आएंगे वो इस श्रृंखला से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हम इस श्रृंखला में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से जुड़े हुए उन सभी प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। हम एक प्रश्न के अंदर सभी क्वेश्चन, सभी ऑप्शंस को कवर करते हैं, जिससे आपके आने वाले प्रश्नों को भी आप अच्छे से बना दो और आप उन क्वेश्चंस को भी टारगेट करें जो इससे थोड़ा सा आउट जाते हैं। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में अभी तक मैं आपको 19 प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूं, जिसमें हर एक श्रृंखला हमने 15 क्वेश्चन को कवर किया है। आज बारी है प्रैक्टिस सेट 20 की, तो आप अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ हेडिंग डालिएगा प्रैक्टिस सेट 20। देखने वाले हैं आज के 15 प्रश्न क्या होने वाले हैं। तो इस श्रृंखला से आप इस बार फौज की वर्दी जरूर पहनोगे दोस्तों, ये हमारा वादा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फटाफट से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि समय कम है, इस श्रृंखला का सभी को फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालिएगा। आज की श्रृंखला की शुरुआत होती है आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। देखते हैं आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या होना है। क्वेश्चन है आपके सामने, पहला प्रश्न है, ध्वनि का सबसे अधिक वेग कहां होता है? तो ये आप लोगों ने देखा होगा, ध्वनि का सबसे अधिक वेग कहां पर देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार प्रश्न, फिजिक्स में आता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं इनको समझने की वन बाय वन, कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहां होता है। देखिए, अगर ध्वनि की बात करें तो हमारे पास 3 प्रकार के माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपको ध्यान रखना है सघन माध्यम में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है कंपेयर किसके? विरल माध्यम के। सघन को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम हो जाता है विरल माध्यम। तो आपको इन दोनों में अलग अलग ध्वनि की चाल देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग ठोस की बात करें तो ठोस में सर्वाधिक ध्वनि की चाल पाई जाती है किसके अंदर? एल्यूमिनियम के अंदर। दोस्तों अपनी कॉपी निकालो और उसमें लिखो अच्छे से। एल्यूमिनियम जो धातु है, इसमें 6120 अगर हम देखें मीटर पर सेकंड, तो 6120 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड हो जाती है। अच्छा, इसको 6420 आप कर लीजिएगा, 6420 मीटर पर सेकंड, ये भी इसका एक्यूरेट होगा। 6000 के प्लस ही होगी एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल। अगर हम लोग देखें वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा डाटा है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आपसे बार बार ये टर्म्स पूछे जाते हैं। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक इनमें देखा जाए तो जल, वायु, पारा और लोहा। चलिए, तो आप सभी के नाम आप यहां पर लिख सकते हैं। जल के अंदर होती है 1483 मीटर पर सेकेंड, ये ध्वनि की चाल है। वायु में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 332 मीटर पर सेकेंड, 332। वही अगर हम पारा देखें तो ये होती है 1450 के अप्रोक्स, यानी कि 1450 मीटर पर सेकेंड। और वही लोहे की बात करें तो 5130 मीटर पर सेकेंड, ये आयरन के अंदर ध्वनि की चाल होती है। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन के लिए कितने सारे ऑप्शन को देखा और इनमें से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, 100% बनते हैं, आप लोगों को ध्यान देना है। सही जवाब हमारे लिए हो जाएगा 5130, यानी कि लोहे में ध्वनि की चाल सर्वाधिक मानी जाएगी। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखते हैं। हैजा किसके कारण फैलता है, आप लोगों को बताना है। हैजा कैसी बीमारी है? कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों जो हैजा होता है, इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसे कोलेरा नाम की बीमारी के नाम से जाना जाता है। कोलेरा किसको बोलते हैं? तो कोलेरा हम लोग कहते हैं हैजा को, क्योंकि ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। दोस्तों ध्यान रखना है, और कौन से जीवाणु से? तो इस जीवाणु का नाम भी आपको लिखना है, विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हैजा नाम का रोग होता है। और ये होता किस वजह से? तो इसका प्रमुख कारण है दूषित जल और गंदा खाना खाने से। दूषित जल व गंदा खाना खाने से, जो दूषित भोजन होता है या गंदा खाना होता है, उसको खाने से हैजा के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंट्री कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हैजा रोग हमारे शरीर में हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, संपूर्ण पाचन तंत्र इससे प्रभावित होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट डालने वाला ये रोग होता है। तो हैजा किससे होगा? हैजा होगा जीवाणु से। एक छोटा सा डिस्कशन आपसे करना है मुझे,
कि जितनी भी डिसीज है, बैक्टीरियल हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो या अलग अलग कृमियों के रोग हो, आपको उनको कवर करके रखना है दोस्तों। एक प्रश्न एग्जाम में जरूर यहां से बनेगा आपके लिए, तो मैं यहां पर कवर करवाते जा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती, आपको बताना है। ऑफलाइन बैचेस में अभी हमारे पास एक धमाकेदार श्रृंखला शुरू हुई है कि बहुत कम दिनों में आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। न्यूनतम शुल्क के साथ में जो बचे हुए दिन है आर्मी के लिए, उसमें अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस थ्योरी और पीवाई के क्वेश्चन के साथ में। जो तैयारी के लिए जरूरी है थ्योरी क्लासेस, क्योंकि केवल पीवाईक्यू पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, आपको थ्योरी के साथ में पीवाईक्यू पढ़ने पड़ेंगे और एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका एग्जाम टारगेट होगा। तो एक सही मायने में आपको तैयारी करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका समय सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक होता है। दोस्तों यहां पर देखिएगा, मानव शरीर की एक ऐसी हड्डी का नाम बताओ जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती। वैसे सभी हड्डियां एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, पर एकमात्र ऐसी हड्डी है। अगर हम लोग फीमर की बात करें तो ये पैर की हड्डी होती है, और हम लोग देखेंगे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आ जाएगी फीमर नाम की हड्डी। अगर हम लोग बात करते दोस्तों हायड की, तो हायड गले में पाई जाती है। हायड गले में पाई जाती है, गले में या गर्दन में पाई जाने वाली हड्डी, गर्दन में पाई जाने वाली हड्डी। इसे ही हम लोग थायराइड बोन के नाम से भी जानते हैं। थायराइड नामक हड्डी या थायराइड हड्डी किसको बोलते हैं, तो थायराइड हड्डी कहेंगे हम लोग हायड बोन को। और शरीर में एकमात्र ऐसी हड्डी जो स्वतंत्र हड्डी होती है, जो किसी अन्य हड्डी से ये जुड़ी हुई नहीं रहती है, इसलिए हायड बोन हमारा सही जवाब हो जाएगा। हड्डियों से कंकाल तंत्र काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन हड्डियों से जरूर एग्जाम में आएगा आपकी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम। सभी सेशन में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आज फिर ये आपका आया है विटामिनों से क्वेश्चन। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास रेटिनॉल। रेटिनॉल हम लोग कहेंगे विटामिन ए को। दोस्तों इतनी बार रिपीट हो गया है, रिवीजन हो गया आपका, बहुत अच्छे से आपको समझना है। विटामिन ए का नाम हो जाएगा रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग कहते हैं विटामिन सी को। अगर हम लोग बात करते हैं टोकोफेरॉल, तो ये आ जाएगा विटामिन ई का नाम। और बायोटीन किसको बोलेंगे? बायोटीन मुझे आपको बताना है विटामिन बी7। विटामिन बी7 आप लोगों को ध्यान देना दोस्तों, बी7 का नाम होता है बायोटीन, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बी के भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। तो दोस्तों ये चीजें है, आपको ध्यान रखना है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका सही जवाब होगा। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो इसकी कमी से रोग हो जाएगा स्कर्वी। इस स्कर्वी रोग में क्या होता है? तो मसड़ों में सूजन या ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। विटामिन ए आंखों से जुड़ा हुआ विटामिन माना जाता है, क्योंकि आंखों से इसमें एक रोग होगा रतौंधी, जिसे नाइट में नहीं दिखाई देता, तो वो रतौंधी रोग है। अगर हम लोग टोकोफेरॉल या ई की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसे हम लोग सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और अगर विटामिन बी7 है बायोटिन, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसकी कमी से लकवाग्रस्त हो जाता है शरीर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी मेन जो डिसीज है विटामिन बी7 की, तो वो हो जाएगी लकवा या पैरालिसिस होना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही जवाब हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कीजिएगा, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम निशुल्क कक्षाएं अवेलेबल करवा रहे हैं दोस्तों। काफी अच्छी श्रृंखला है जहां से आपका पूरा पेपर सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा कितनी होती है, बताना है। क्वेश्चन है समुद्र के पानी या सी वाटर के अंदर बेसिसिटी कितना होगा, यानी कि इनमें हम लोग देखें तो क्षारीयता की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर दिया अधिक, कम या एक समान। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि समुद्र के पानी का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्र के पानी का पीएच मान दोस्तों ध्यान रखना है 7.8 से 8.3 के अप्रोक्स हो सकता है, 7.5 तक भी हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 से अधिक है तो वह क्षार होगा, 7 है तो उदासीन होगा, और 7 से कम है तो अम्ल होगा। 7 से अधिक आपको इसका पीएच वैल्यू देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्षारीयता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अम्ल और क्षार को लेकर भी एक प्रश्न सदैव एग्जाम में पूछा गया है, तो ये टॉपिक जो मेरे द्वारा जिक्र किया जा रहा है, आप लोग फ्री रहकर इन्हें टारगेट कीजिएगा, फ्री रहकर इन्हें टारगेट कीजिए दोस्तों। सारी चीजें एग्जाम में जरूर आएगी आपके।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। भारी जल का सूत्र इनमें से क्या होगा? भारी जल, जिसे हम लोग हैवी वाटर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग हैवी वाटर के नाम से भी जानते हैं। हैवी वाटर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? दोस्तों भारी जल है क्या, तो आपको ध्यान से समझना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब हो जाएगा आइसोटोप्स। दोस्तों आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान, एटॉमिक नंबर सेम और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं। अब हाइड्रोजन के समस्थानिकों में पहला नाम आता है प्रोटियम का, और सेकंड नेम हो जाएगा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का, और थर्ड यहां पर आ जाएगा ट्राइटियम। थर्ड यहां पर आ जाता है ट्राइटियम, ट्राइटियम। अब आपको ध्यान रखना है, जो इसका दूसरा वाला आइसोटोप होता है दोस्तों, इसी की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, तो यहां पर बन जाता है भारी जल या हैवी वाटर, जिसे हम लोग D2O के नाम से जानते हैं। और इसका रासायनिक नाम आप लिख दीजिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे हम लोग कहेंगे। तो आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसका फॉर्मूला है? तो ये D2O का या भारी जल का है। अब दोस्तों एग्जाम में यहां से बनेगा क्वेश्चन कि खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है यूरे और वॉशबर्न। यूरे और वॉशबर्न ने भारी जल की खोज की थी। दोस्तों ध्यान रखना है। आपको मैं बता देता हूं कि सामान्य जल में अगर हम लोग बात करें, सामान्य जल का किसके साथ रेशियो? भारी जल के साथ। तो सामान्य जल का भारी जल के साथ में रेशियो होता है 7000 अणु सामान्य जल के होंगे, उसमें 1 अणु भारी जल का होता है। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ड्यूटेरियम के द्वारा कर दिया गया है, इतना ध्यान रखना है। इसी को हम लोग भारी जल के नाम से जानते हैं। खोज करता यह है। इसका यूज कहां पर है दोस्तों? तो भारी जल का उपयोग हम लोग देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में एज ए मॉडरेटर इसका यूज हम लोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने हेतु तो इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए तो ये वो क्वेश्चन है। कई बार इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन में भी किया जाता है। सही जवाब हमने देखा, हमने एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कुछ भी बाहर नहीं है इस सेशन के, कुछ भी बाहर नहीं है दोस्तों। बार बार ये बातें बोल रहे हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे सेशन लगा लीजिए, और आपके जो भी मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, उन लोगों को भी आप बोलिएगा, ताकि एग्जाम उन लोगों का भी बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बॉक्साइट किसका अयस्क है? इनमें से 4 ऑप्शन है, और ये प्रश्न आपके पिछली बार भर्ती में, उसके पहले की भर्ती में एक शिफ्ट में जरूर आया था। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये हर बार पूछा ही जाता है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? अयस्क यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं। और दोस्तों जब हम जमीन की खुदाई करते हैं तो उस वक्त हमें धातुएं सीधी अवस्था में प्राप्त नहीं होती है। ये धातुएं हमें या तो उनके मिनरल्स के फॉर्म में या खनिज या अयस्क के रूप में मिलती है, उनके अयस्कों के रूप में मिलती है। खनिज हमें हर जगह से मिल सकता है, मिनरल्स कहीं भी आप खुदाई करेंगे, डिगिंग करेंगे, आपको खनिज मिलेगा, परंतु उसमें जरूरी नहीं हो कि कोई अयस्क हो। अगर अयस्क मिलता है तो उसमें धातु होने का हम लोगों को प्रमाण मिलता है। अब हम बात करते हैं कि बॉक्साइट के लिए क्या जरूरी है। देखिए दोस्तों बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक भी मैं आपको बताने वाला हूं, 13। इसका परमाणु क्रमांक होता है 13 और Al इसका संकेत होता है। अब हम इसके कुछ अन्य अयस्कों को भी देख लेते हैं कि आपने बॉक्साइट तो जान लिया। एक अयस्क होता है इसका बॉक्साइट, एक अयस्क हो जाएगा इसका बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, Al2O3.2H2O, 2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। दोस्तों आपसे केवल बॉक्साइट पूछा है, बट फॉर्मूला आ सकता है Al2O3.2H2O। और एग्जाम में अगला टर्म आता है यहां पर कोरेंडम का। कोरेंडम किसका अयस्क है? तो कोरेंडम भी अयस्क हो जाएगा एल्यूमिनियम का, और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। यहां से 2H2O आपको हटा देना है। तो Al2O3 कोरेंडम का अयस्क है, कोरेंडम, और बॉक्साइट किसके अयस्क है? एल्यूमिनियम के। एग्जाम में एक टर्म और आएगा फेल्सपार। फेल्सपार किसका अयस्क है? तो फेल्सपार अयस्क हो जाएगा एल्यूमिनियम का। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बार बार बोल रहे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा कंटेंट है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए कुछ और चीजें महत्वपूर्ण बना देते हैं। आयरन के अयस्कों के नाम बताइए। तो आयरन का एक अयस्क होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट,
और दोस्तों हेमेटाइट का फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3, ये ध्यान रखना है। अगला होता है इसका मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जिसे हम लोग नेचुरल मैग्नेट भी बोलते हैं, Fe3O4, ये एग्जाम में आता है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। एक होता है आयरन पायराइट जिसे हम लोग मूर्खों का सोना भी कहते हैं, आयरन पायराइट। तो आयरन पायराइट इसका फॉर्मूला होता है FeS2, या इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर, ये सल्फाइड है इसका एक प्रकार का। इसे हम लोग मूर्खों का सोना या फुलिश गोल्ड या बेवकूफों का सोना भी कहते हैं, कि मूर्ख लोग सोना समझकर इसे खरीद लेते हैं, ध्यान रखना है। तो आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट आयरन के अयस्क माने जाते हैं। फेल्सपार, कोरेंडम, बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम के अयस्क माने जाते हैं। ये 6 अयस्क ऐसे हैं दोस्तों, हर बार, बार बार और हर एक शिफ्ट में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहां से लगा दीजिएगा, आज से अपना एक क्वेश्चन डन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जल किसके द्वारा बनता है, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स आप लोग नहीं देखते हैं, कमेंट आप नहीं करते हैं दोस्तों, काफी नाराजगी है आपके साथ में कि छोटा सा कमेंट छोड़ने में आप लोगों को क्या समस्या है। दोस्तों आपके एक छोटे से कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपके लाइक भी कम आते हैं। दोस्तों इतनी सारी मेहनत अगर हो रही है, देखो एक चीज है, हम लोग आपको फालतू चीजों में नहीं ले जाते दोस्तों, हम सीधा है, हम वास्तविकता में पढ़ा रहे हैं, आपको एक सही कंटेंट दे रहे हैं और हम पढ़ाई से ही वास्ता रखते हैं, किसी अन्य चीजों से हमारा वास्ता नहीं होता है। दोस्तों ये चीजें शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम पसंद आती है कि सर फालतू चीजें नहीं करते। दोस्तों पढ़ाई ही जरूरी है लाइफ में, फालतू चीजें तो बहुत सारा समय पड़ा है, आपको ध्यान रखना है। जल किसके द्वारा बनता है, तो जल बनता है किससे, तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन, एक आ जाएगा हाइड्रोजन और एक आ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। अब दोस्तों इसके द्वारा जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिएगा, अगर अणुसूत्र हम देखें तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। अगर अणुसूत्र के हिसाब से देखें, अणुओं के हिसाब से, तो इसका रेशियो होता है 2:1। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर परमाणु आणविक भार का रेशियो क्या होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 यानी कि 2, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 यानी कि ये 2:16। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1:8 के फॉर्म में हमारे पास में इसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, पानी का अगर मोलिकुलर वेट का आपसे अनुपात पूछा जाता है तो 1:8, और अगर अणुसूत्र का पूछा जाए तो आपसे 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ का सही जवाब होगा। एग्जाम में एक चीज और है कि पानी का अणुभार कितना होता है, तो पानी का अणुभार आपको बताना है। तो दोस्तों 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 × 1 और प्लस में हम 16 इसको ऐड करेंगे तो ये 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो 18 इसका अणुभार होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, इस तरीके से एटॉमिक मास को आप जोड़ देना है आपको जब भी अणुभार पूछा जाए। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन हम लोगों ने 8 कंप्लीट किया जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। 9 क्वेश्चन कि शीशे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सीसा यानी कि जिसे हम लोग लेड कहते हैं, लेड कहते हैं, तो शीशे का सूत्र यहां से पूछा गया है दोस्तों। परंतु यहां पर देखने को मिल रहा है कि शीशे का फॉर्मूला एक भी यहां पर गिवन नहीं है। क्वेश्चन हमारी टेक्निकल टीम ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, चलिए मैं इसको बदल देता हूं। यहां से अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन यहां पर क्या हो जाएगा वो हम लोग समझने वाले हैं। चलिए तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं कि यहां पर आप शीशे को शीशा ना करके इसको आप लिख दीजिएगा, शीशा, शीशा यहां से आपको हटा देना है और क्वेश्चन नया आपको लिखना है यहां पर सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला इसके अंदर गिवन है, सिलिका यानी कि रेत। आपको लिख लेना है क्वेश्चन यहां से कि सिलिका का फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। सिलिका का फॉर्मूला क्या होगा, सिलिका। अब हमारे पास ऑप्शन है, शीशे का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो मैं लिख देता हूं। शीशा जिसे हम लोग लेड के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पीबी। पीबी यानी कि इसको हम लोग प्लम्बम बोलेंगे या फिर पीबी बोलेंगे, याद रखना। सिलिका का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है PbCl यानी कि लेड क्लोराइड हो जाएगा, NaCl साधारण नमक का फॉर्मूला हो जाएगा जो आपको आता है अच्छे से, और SiO2 यहाँ 2 हटा दीजिएगा, SiO2 ये सिलिका का फॉर्मूला हो जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सिलिका, ऑप्शन नंबर बी। जो यहाँ पर ऑप्शन गिवन थे मैंने उन्हीं के फॉर्मूले आप लोगों से अपडेट करवा दिए हैं दोस्तों, ध्यान देना है इस बात पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शीशे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो शीशे का परमाणु क्रमांक होता है 82। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता है। और एकमात्र ऐसी धातु जो मेटल होते हुए विद्युत और उष्मा की कुचालक है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत और उष्मा की क्या होने वाली है, हीट एंड
इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर है, उष्मा का ये कुचालक माना जाता है, कुचालक माना जाता है। तो दोस्तों इतना सब कुछ आपको ध्यान यहाँ से जरूर रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। आज फॉर्मूलेज काफी ज्यादा और अब आगे वाले सेशन में आपको कई सारे फॉर्मूलेज नजर आएंगे, क्योंकि धमाकेदार चीजें हैं। जितना लेवल आपका पेपर अच्छा पूछेगा आपका उतना फायदा है, क्योंकि आपने वैसी चीजें हमारे पास यहाँ पर पढ़ी है। वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या है? वाटर गैस को हम एक नाम से और जानते हैं, जल गैस। दोस्तों दो चीजें एग्जाम में आती है, एक तो जल गैस पूछा जाता है आपसे हमेशा, तो मैं आपसे बोलूंगा जल गैस, और एक होती है निर्माता गैस। निर्माता गैस का भी फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर गैस। तो यहां ध्यान रखना है, कार्बन के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, यानी कि CO के साथ में जब N2 जुड़ जाए, CO के साथ में जब N2 जुड़ जाए तो वो निर्माता गैस बना लेती है, प्रोड्यूसर गैस बना लेती है। परंतु जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जुड़ेगा क्या? हाइड्रोजन। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो? क्योंकि जल बनाने के लिए H2O की जरूरत पड़ती है, तो H2 आपको यहां पर लगेगा, और निर्माता गैस प्रोड्यूसर गैस का तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ये दोनों रहेगा, और जल गैस का आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। सही जवाब हमारे सामने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगा। दोस्तों आपको हड़बड़ाहट में, एक्साइटमेंट में CO2 प्लस H2 नहीं लगा देना है, आपको लगाना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। सही जवाब हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। काफी ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है दोनों, और ये उपनाम वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बताना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपके सामने ऑप्शन है 60 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और 30 हर्ट्ज। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। दोस्तों ध्यान रखना है, आवृत्ति है क्या? तो आवृत्ति प्रति सेकंड कणों का कंपन है। आवृत्ति प्रति सेकंड कणों का कंपन होना, प्रति सेकंड कणों का कंपन दर को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आवृत्ति किसके उल्टा होती है? तो आवृत्ति 1 आवर्तकाल होगा, आवृत्ति 1 आवर्तकाल होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम में टाइम पीरियड को लेकर भी चीजें पूछी जाती है कि आवृत्ति किसका अपोजिट माना जाता है, तो 1 आवर्तकाल। यानी कि अगर हम लोग आवृत्ति को देखें, इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, और 1/t इसका सिंबल हो जाएगा। और यहाँ एग्जाम में बनता है, जब t को हम लोग यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा न्यू इंटू टी इज इक्वल टू 1, यानी कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। ये आपको लिख देना है कि न्यू इंटू टी इज इक्वल टू 1 होता है। दोस्तों ध्यान देना है। अब हमने देखा है कि घरों में जो बिजली आती है, अगर हम वोल्टता की बात करें तो 220 वोल्ट की यहाँ पर बिजली हम लोग देखते हैं। हमारे घरेलू परिपथ अगर देखते हैं तो किसमें जुड़े हैं? प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा हमारे घर में अवेलेबल होती है। दोस्तों ध्यान रखना है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि इसको हम बोलते हैं एसी करंट। क्या बोलते हैं? एसी। दूसरी चीज, हमारे घर के अंदर जितने भी उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े होते। यानी सभी फैन, सभी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका जो स्विच होता है ऑफ ऑन करने का, वो अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम का मतलब होगा, जैसे सजावटी लाइट है आपने देखी होगी, सीरीज वगैरह, चौराहों पर स्ट्रीट लाइट होती है, वो श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो यहाँ ये 3 चीजें हमारे घर पे आती हैं, पूछी जाती है घर से रिलेटेड, कि घरों में विद्युत सप्लाई कौन सा होता है? तो एसी करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा। समांतर क्रम में हमारे जो उपकरण है वो जुड़े रहते हैं, 220 वोल्ट का वोल्टेज का धारा आता है। पर यहाँ आपूर्ति आपसे आवृत्ति में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो एसआई मात्रक है मैं लिख दे रहा हूं, ये पूछा गया है पिछली बार एग्जाम में। हर्ट्ज इसका एसआई मात्रक हो जाएगा HZ। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है ये क्वेश्चन, तो आप सी ऑप्शन को लगा दीजिएगा कि भारत में आवृत्ति की कितनी बिजली आपूर्ति होगी, यानी बिजली की आवृत्ति में आपको बताना है, तो वो सी आ जाएगा 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने, जमने पर पानी का आयतन क्या होता है? आपको बताना है। अगर पानी जमता है, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ठंड के दिनों में आप लोग देखते हो अक्सर जो पाइप्स है वो फट जाते हैं, पाइप फट जाते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है? आपको ध्यान रखना है कि जो बर्फ होती है पाइपों में, जो पानी होता है, वो रात में जब बहुत ज्यादा ठंडा माहौल होगा वो बर्फ जमेगी, पानी जम जाएगा, और जमने की वजह से पानी जब जमता है तब वो फैलता है, यानी कि उसका आयतन बढ़ता है, और उसी की वजह से जब पाइप को हम मोड़ते हैं तो वो फट जाता है। बर्फ अगर देखें तो पानी जमने पर फैलता है, पिघलने पर नहीं फैलता। तो पानी जमने पर फैलता है। अगर एग्जाम आ जाए जमने पर पानी का आयतन बढ़ेगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है, और अगर पिघल रहा है
तो आयतन घटेगा। दोस्तों ध्यान रखना है, इसलिए अक्सर ठंड के दिनों में या शीतकाल में पाइप फट जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि आप एक पानी का भरा ग्लास लीजिए, इसमें आपने पानी भरा हुआ है और एक बर्फ का टुकड़ा आपने डाल दिया, पिघलने के बाद इसका लेवल क्या होगा, तो इसका लेवल रहेगा वही रहेगा। इसका लेवल क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि बर्फ पिघलने के बाद फैलता नहीं है, पानी जमने पर फैलता है, बर्फ जमने पर फैलता है। दोस्तों ध्यान रखना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करने वाली बीमारी है? निमोनिया अक्सर छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि इसमें तेजी से श्वास चलता है और श्वास चलने वाली बीमारी, इसका मतलब ये फेफड़ों से संबंधित रोग है। निमोनिया एक जीवाणु से होने वाला रोग होता है दोस्तों, छोटे बच्चों में अक्सर ये देखने को मिलता है और इसका बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया। तो क्लास्ट्रीडियम, अच्छा डिप्लो न्यूमोनिया पूछा है, मैं टिटेनस बता रहा था आपको दोस्तों, डिप्लोकोकस न्यूमोनी लिख दीजिएगा इस बैक्टीरिया का नाम, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। मैं टिटेनस के समझकर आपको यहां पर बता रहा था। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का जीवाणु, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का बैक्टीरिया, जिसकी वजह से न्यूमोनिया आता है छोटे बच्चों में और अक्सर यह फेफड़ों में संक्रमण फैलाता है, सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, श्वसन मार्ग को यह अवरुद्ध कर देता है। दोस्तों ध्यान देना है। फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई मुझे जल्दी से बताना है। तो फेफड़ों की जो इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, इसका नाम हो जाएगा कुपिका। क्या आ जाएगा, एल्वियोलाई या कुपिका, कुपिका आपको ध्यान रखना है। कुपिका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा फेफड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आज के सेशन का। 14 है कि अगर एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा तो उसके भार में परिवर्तन क्या होगा? चलिए दोस्तों, फिजिक्स का एक बहुत अच्छा टर्म है भार और द्रव्यमान। तो भार और द्रव्यमान वैसे मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ऑफलाइन बैचेस में। आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑनलाइन बैचेस में आपको चीजों को समझना है ज्यादा से ज्यादा। तो भार और द्रव्यमान में क्या है, भार क्या है, किसी वस्तु पर पड़ने वाले, भार क्या होता है, किसी भी वस्तु पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, या आप इसको बोल सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रभाव। किसी वस्तु पर जो जी का प्रभाव होता है, उसी को भार कहा जाता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन होता है जिसे कैपिटल एन से। आप सोच रहे होंगे सर बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन है, तो जी हाँ, भौतिकी में या फिजिक्स में दो ऐसी राशि है, भौतिक राशि जिनका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, एक बल और एक भार, यानी कि एक फोर्स और एक आ जाएगा वेट। अब दोस्तों ध्यान रखना, वेट हमेशा बदलता रहता है, भार हमेशा बदलता रहता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता, आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान का मान कभी भी नहीं बदलता, चाहे आप चंद्रमा पर जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, द्रव्यमान का मान नहीं बदलता। भार हमेशा बदलता है, अगर जी कम होगा तो भार भी कम होगा, अगर जी बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। अगर आपको पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो चंद्रमा पर जी का मान कम है, हमसे 1/6 है, तो हमारा भार भी वहां पर कम हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान हमारा स्थिर रहेगा। जो द्रव्यमान अर्थ पर है वही द्रव्यमान हमारा चंद्रमा पर रहने वाला है। अब मैंने कहा पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर भी भार घटता है। पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाएंगे तो जी के मान में कमी आती है और जी के मान में यह कमी ही भार में कमी को दर्शाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर बोल रहा है व्यक्ति कुएं के नीचे, कुएं में नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब सतह से नीचे जा रहा है, और सतह से नीचे जा रहा है तो जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा, और जी का मान घटेगा तो भार भी घटेगा, जी का मान घटेगा तो भार भी यहाँ पर घटने वाला है। दोस्तों ध्यान रखना है इस बात को, एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, भार में परिवर्तन क्या होगा, तो भार क्या रहेगा, घटेगा। अब कहाँ कहाँ जी का मान बढ़ता है, तो मैं ओरली बोल रहा हूं, आपको सुनना है कि हम अर्थ की सरफेस से ऊपर या नीचे जाए तो जी का मान घटता है। अगर हम लोग चंद्रमा पर जा रहे तो जी का मान घटेगा, हम लोग अगर सतह से ऊपर जा रहे तो घटेगा। हम लोग अगर पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली एक लाइन ऑफ इक्वेटर होती है, भूमध्य रेखा, अगर उस पर है तो जी का मान न्यूनतम होता है, यानी कि भार भी वहां पर न्यूनतम होगा, और दोनों पोल पर जी का मान अधिकतम होता है, इसका मतलब है दोनों पोल पर व्यक्ति का भार भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ये बातें आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। 14 का सही जवाब हम लोगों ने देख लिया है। आज का अंतिम प्रश्न है
और बड़ा अच्छा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, माचिस में कौन सा फास्फोरस पाया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लग रहे हैं तो जल्दी से वीडियो अपने दोस्तों के पास फैला दीजिए, दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए। आप शेयर करने में काफी कंजूसी करते हो, आपको लग रहा है कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, तो दोस्तों शेयर करो। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 20 सेशन आज हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। दोस्तों माचिस में कौन सा फास्फोरस होता है, देखिए अगर मैं माचिस की बात करूं तो माचिस के अंदर आपको ध्यान रखना है लाल फास्फोरस पाया जाता है। कौन सा फास्फोरस, लाल फास्फोरस पाया जाता है। अब फास्फोरस दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना, एक होता है सफेद फास्फोरस। क्या होता है, सफेद फास्फोरस। दोस्तों ध्यान रखना है, इस सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है या पानी में रखते हैं। इसे हम ओपनली नहीं रख सकते क्योंकि ये अधिक तापमान पर एक जहरीली गैस का निर्माण करता है। दोस्तों ध्यान रखना है ना। और एक चीज और है कि आपको ध्यान रखना है, केरोसिन में या मिट्टी के तेल में कौन सी गैस को रखते हैं, कौन सी धातु को रखते हैं, तो सोडियम को। अब एक चीज और समझिएगा यहां से कि जो माचिस की तीली होती है, इस तीली की नोक पर जो केमिकल होता है वो क्या होता है, तो इसको भी आप लिख दीजिएगा, पोटेशियम क्लोराइड। ये होता है पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड के साथ में यहां पर होता है सल्फर। क्या होगा, सल्फर होगा, जिसे हम लोग गंधक के नाम से भी जानते हैं, गंधक के नाम से जानते हैं। इसका संकेत होता है एस। जब ये पोटेशियम क्लोराइड या गंधक हमें लाल फास्फोरस पर जब हम रब करते हैं तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है और आंख लग जाती है। दोस्तों ध्यान रखना है। तो माचिस में कौन सा फास्फोरस पाया जाता है, तो माचिस में रेड फास्फोरस मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और सफेद फास्फोरस को हम पानी में ही रखते हैं, ओपन नहीं रख सकते। दोस्तों ध्यान रखना है। आज के सेशन बहुत ही शानदार रहा, 20 सेशन कंप्लीट करवा चुका हूं। कल मिलते हैं 21 सेशन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें और समय कम बचा है दोस्तों, तैयारी में भरपूर जी जान लगा दे, अच्छे से मेहनत करें, दिन रात एक कर दे। इस बार सपना है कि इस बार वर्दी हमारी होगी और हमारे घर के सामने एक बहुत ही बड़ा जश्न होगा। तो दोस्तों इंतजार है मुझे उस जश्न का, मैं इंतजार कर रहा हूं कि दिन कब आने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को जबरदस्त चलने दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।